आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आशिया इंग्लिश क्लासेज। इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे पार्ट्स के दौरान समझाते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन शब्दों का एक वाक्य का जो पार्ट है वो जब आपस में मिलके और एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, इसको हमने कहा था कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वो सेंटेंस जब बनेगा तो जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े थे वो पार्ट्स कैसे आएंगे, सेंटेंस जिस प्रकार बनते हैं उनकी सीक्वेंस क्या होगी, और हम बाइलैंग्वेज मेथड में जिस भाषा को मैं और आप दोनों जानते हैं वो है हिंदी, उसका बेस बनाकर और फिर उनके पार्ट्स पहचान के अंग्रेजी में उनकी सीक्वेंस क्या होगी, क्या क्रम होगा, वो मैं अब आपको समझाता हूँ। दोस्तों, सेंटेंस जब भी आता है तो वो एक पूरा मीनिंग देता है और उस मीनिंग में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक, जो इंसिडेंट है वो कब हुआ, और कब हुआ यानी प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। दूसरा, कैसे, उसकी नेचर क्या है घटना घटित होने की, इंसिडेंट की नेचर माने इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट के विचारों, फिर सो ऑन पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहां पर आज पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये मैंने एक इंसिडेंट के रूप में लिखा हुआ है। प्रेजेंट घटना जब भी होती है उसके दो सूचना जैसे बताइए आपको, कब घटी यानी प्रेजेंट में, और उसकी नेचर क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी वहां होती है जो हैबिचुअल है, कब हो ये तो पता नहीं है लेकिन होगी उसकी नेचर पक्का पता है। तो मैंने यहां एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में सबसे पहले किसी भी टेंस के लिए हमें यह जानना होगा कि उस टेंस के सेंटेंस कौन से। तो सेंटेंस फ्रेंड्स आप देखें तीन प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। वैसे सेंटेंस की नेचर है वो अलग से पढ़ेंगे। एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को असर्टिव कहते हैं, यानी अगर उसमें नॉट नहीं है तो वो अफर्मेटिव है, नॉट है तो नेगेटिव है, दोनों असर्टिव। फिर इंटरोगेटिव जिसके अंदर क्वेश्चन बनता है, और फिर ऐसे ही आगे इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार से वाक्य आगे आएंगे जो हम आपको आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तीन प्रकार के ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। फ्रेंड्स, इसमें अफर्मेटिव का मतलब है एक कथन। कथन क्या है, संगीता पत्र लिखती है, ये इसकी एक हैबिट में चीज है। हैबिचुअली चीज जब भी होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो कई प्रकार के हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने, शाश्वत सत्य जितने भी है वो आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो आप देखेंगे यहां पर संगीता पत्र लिखती है। तो छोटी क्लास के बच्चों को तो इस प्रकार समझाया जाता है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में जो वर्ब होती है उसमें ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि जो भी हैबिचुअल घटना घटित होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है और उसमें एफर्मेटिव है। अब यहां अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में हमने लिख दिया संगीता पत्र लिखती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फ्रेंड्स आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को एग्जीक्यूट करता है, डूअर। यहां पर है लिखती है, लिखने वाली कौन है, संगीता। और मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट है, या तो सब्जेक्ट में नाउन होगा, अदरवाइज प्रोनाउन होगा। तो यहां संगीता है वो नाउन है। फिर उसके बाद में कहते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, साथ में एस या ईएस, वो उस कंडीशन में जब ये डूअर जो सब्जेक्ट है जो करता है वो सिंगुलर, तो
वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है, यानी वर्ब के साथ या तो एस लगता है या ईएस लगता है। वर्ब का ईएस तभी लगता है फ्रेंड्स जब इस वर्ब का अंतिम अल्फाबेट ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स हो। जब भी आप वो वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप उसके अंदर ईएस लगा देंगे। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए या तो एस लगता है या ईएस लगता है। फिर है ऑब्जेक्ट, यानी जब ये सब्जेक्ट इस वर्ब को एग्जीक्यूट करता है तो इसका पास ऑन, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो हम पूछेंगे लिखती है, क्या लिखती है, पत्र। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी की सीक्वेंस में तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आती है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसका ऑब्जेक्ट आएगा। तब आप देखेंगे अफर्मेटिव में लिखती है कौन, संगीता। एक नंबर पे सब्जेक्ट आना चाहिए, संगीता हो गया। 2 नंबर पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, राइट होती है, लेकिन संगीता सिंगुलर होने के कारण एस लगा दिया, राइट्स। अब है लिखती है क्या और लेटर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर है ये अफर्मेटिव है, एक स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट नकारात्मक, नेगेटिव अप्रोच में हो तब आप देखेंगे नेगेटिव में संगीता पत्र नहीं लिखती है, नहीं का बोध आ गया, नेगेटिव हो गया। इस समय अब यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब यहां पर इंट्रोड्यूस होता है, डज। ये घटना कैसे घटी, इसका आइडेंटिटी कार्ड है फ्रेंड्स। आपसे अगर कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या चीज है, तब आप कहेंगे कि जो भी घटनाएं होती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, जितने, इन सब की पहचान इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको इंग्लिश में जब नेगेटिव में लिखेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब अनिवार्य रूप से डज फॉर सिंगुलर और डू फॉर प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लिखती है कौन, पहले वाले सेंटेंस में हम चर्चा कर दिए, सेम सेंटेंस मैंने रिपीट किया है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, कौन लिखती है, संगीता। तो संगीता सिंगुलर है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। अब यहां एस नहीं था फ्रेंड्स, ध्यान रखें। और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर, संगीता डज नॉट राइट अ लेटर। तो अफर्मेटिव भी देख लिया हमने, नेगेटिव का भी देख लिया, इंटरोगेटिव। अब क्योंकि सेंटेंस जो भी है कॉन्सेप्ट, बोध, भाव व्यक्त करता है, तो यहां पर स्टेटमेंट दिया, यहां नेगेटिव स्टेटमेंट है, आगे सेंटेंस 2 आ रहा है, सेकंड सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर फ्रेंड्स 2 प्रकार के इंटरोगेटिव बनते हैं। एक वो इंटरोगेटिव जिसका आंसर यस या नो। मैं कुछ आपको एग्जांपल हिंदी में देता हूं, जैसे क्या तुम चाय पीते हो। अब आपका जो भी आंसर होगा, यस पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो नो। क्या अध्यापक विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाता है। अब अगर पढ़ाता है तो यस, नहीं पढ़ाता है तो नो। लेकिन हिंदी के अंदर आप जब भी क्या देखें इमीडिएटली आपको पता होना चाहिए कि टेंस अगर है तो स्टार्टिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से होगी। बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स जो अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं इस क्या को कई बार व्हाट समझ जाते हैं। वो आगे हम आपको बताएंगे कि प्रोनाउन वो जो क्वेश्चन क्रिएट करता है वो व्हाट आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, क्या संगीता पत्र नहीं लिखती है या लिखती है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स इंटरोगेटिव, नॉट होता है तो लगा दो, नहीं तो नहीं। यहां 1 नंबर पे क्या है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट कंडीशनल है तो लगाओ, नहीं तो नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपन देखते हैं लिखती है कौन, संगीता, लेकिन अपने को 1 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए कंपल्सरीली, तो संगीता सिंगुलर है तो डज संगीता नॉट राइट अ लेटर। क्या संगीता पत्र नहीं लिखती है, डज संगीता नॉट राइट ए लेटर। और उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो WH वर्ड जिसमें कुछ
क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए प्रोनाउन आते हैं, हु, whom, whose, इस प्रकार से। और कुछ एक आते हैं वो एडवर्ब आते हैं, why, when, where, इस प्रकार से। फिर how many, how much, how long, how for, है ना, what sort of, what kind of, इस प्रकार से आ जाते हैं। मैं आगे अपन इसमें चर्चा करता हूं। अब देखें इसके अंदर यहां पर एडवर्ब आया है, क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वर्ड WH वर्ड कब संगीता पत्र कब लिखती है, हमें तुरंत पता होना चाहिए कि एक नंबर पे ये एडवर्ब WH वर्ड आएगा। सेकंड, नेक्स्ट टू इट हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखेंगे आप कब एक नंबर पे एडवर्ब हमें चाहिए, व्हेन। तो 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, चूंकि संगीता सिंगुलर है तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है अगर सेंटेंस एक्टिव है। पैसिव क्या, मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। When does संगीता write a letter? एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस। तब फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई भी घटनाएं आती है तब आप इन मेरे हिंदी के जो सेंटेंस लिखे हैं इनके आधार पे सेंटेंस बनाएं खुद। इसके पश्चात ये स्ट्रक्चर जो है, ये संरचना जो है, ये अफर्मेटिव की है, ये नेगेटिव की है, वो इंटरोगेटिव जिसका आंसर यस या नो में हो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, अदरवाइज WH वर्ड से शुरू होता है, जो यहां पर कुछ प्रोनाउन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को, कुछ एडवर्ब क्रिएट करते हैं। तो यहां पर मैंने ये पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेंड्स आपको बाय हार्ट याद होनी ही चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक तीनों सेंटेंस की स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गई, आने वाले दिनों में जितने सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में लिखेंगे आपके जहन में ये पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रक्चर ये होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलती जाएगी, घटना कब और कैसे घटी, यहाँ प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर आ जाएगा, या इंडेफिनिट की जगह कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हेल्पिंग वर्ब तो बदलती जाएगी, लेकिन अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस है वो सेम टू सेम सभी टेंसेज में एक समान रहता है। तो अगर आज आप सीख गए हैं तो आगे आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो आप बड़े आराम से सेंटेंसेस को कर सकते हैं। तो वापस आपको एक बार मैं बता दूं कि सेंटेंसेस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो एक किसी न किसी घटना के बारे में एक पूरा मीनिंग देते हैं। तो वो घटनाएं हमने आज लिखी कि घटना कब घटी और कैसे घटी, तब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आज हमने पढ़ा है, इसमें सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस या हमारे ब्रेन में जो भी हिंदी का सेंटेंस आता है उनमें इन तीनों में से कौन सा है। अगर टेंस है तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी कौन सा, क्या यानी यस या नो आंसर वाला या WH वर्ड वाला। उसके बाद आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच की स्ट्रक्चर याद है, तो इस प्रकार से हम आगे सेंटेंसेस करते जाएंगे। आशा करता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा डाइवर्जन भाषा का, जिसको आप कहते हैं चेंज द वॉइस, हम साथ साथ, वॉइस कोई फ्रेंड्स एक चैप्टर नहीं है, वॉइस भाषा की नीड है। तो यहां पर सब्जेक्ट है, आज हमने जो भी पढ़ा ये वॉइस है एक्टिव। अगले वीडियो के अंदर मैं इसी भी पूरी सेम सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पैसिव का वॉइस चेंज करके बताऊंगा, ये नीड बताऊंगा कि आखिर पैसिव होते क्यों हैं। इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।